Hi everyone, I welcome to all of you in my YouTube channel JRF वाले. So this is my 10th lecture video in my PYQ series. और आज भी हमने यहाँ पर UGC नेट के जो पेपर बन के जो अभी दिसंबर साइकिल में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं में से और कुछ क्वेश्चंस को लिया है और ये जो भी क्वेश्चंस लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और चलिए देखते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेंट एनालिसिस. विषय वस्तु विश्लेषण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए. तो अब आप लोगों को मालूम है कंटेंट एनालिसिस मतलब जो भी विषय वस्तु है उसको किस तरीके से एनालाइज या एनालिसिस किया जाता है. तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड. यह अत्यंत पारदर्शी अनुसंधान पद्धति है. रेप्लिकेशन एंड फॉलो अप स्टडीज आर नॉट पॉसिबल इन कंटेंट एनालिसिस. पुनरावृत्ति और अनुवृत्ति अध्ययन विषय वस्तु विश्लेषण के में साध्य नहीं है. It can only some amount of longitudinal analysis with relative ease. या अनुदैर्ध्य विश्लेषण के कुछ परिमाण को अपेक्षाकृत सहजता के साथ अनुमति दे सकता है. It can be applied to a wide variety of different types of unstructured text reference information. या व्यापक विविधता वाली विभिन्न प्रकार की असंरचित पाठ संदर्भता सूचना पर लागू हो सकता है. तो जैसे जो भी हमारा कंटेंट एनालिसिस होता है, अभी कंटेंट एनालिसिस है क्या, ये एक तरीके का हमारा रिसर्च का टूल है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार के हमें वर्ड्स, जो हमारा थीम है हमारे कंटेंट का, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह के से हमें उससे लेना है और किस तरीके से उनको क्वालिटेटिव डेटा में लगाना है. तो अब हमें कंटेंट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होंगी. तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड. बिल्कुल ये क्या बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है. देन उसके बाद इट कैन अलाउ, अब सेकंड देखिए, रेप्लिकेशन एंड फॉलो अप स्टडीज आर नॉट पॉसिबल इन कंटेंट एनालिसिस. ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी स्टडीज़ हो रही हैं वो रेप्लिकेबल हो सकती हैं, ठीक, दोबारा से हो सकती हैं कंटेंट एनालिसिस में. तो ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबल नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड ये जो हमारा सी है, इट कैन अलाउ सम अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस विद रिलेटिव ईज एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ए वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट रेफरेंस इन इंफॉर्मेशन. तो हमारा ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा. तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोडेड लैंग्वेज, एक कूटीबद्ध भाषा में कश्मीर इज कोडेड एज ZGRGLHQ. कश्मीर को ZGRGLHQ लिखते हैं. देन हाउ विल लखनऊ बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज. तो कश्मीर को ZGRGLHQ लिखते हैं, तो लखनऊ को किस भाषा में लिखा जाएगा. इस तरीके की जब भी चीज़ें आएंगी तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको एक बार एनालाइज कर लेना, आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे कश्मीर में, एक सेकंड, ये कश्मीर में पहले लिखा है के, अब यहाँ पे आ गया है जे. तो जे के बाद क्या आता है के, ठीक, मतलब उल्टी चल रही है, मतलब -1 की सीरीज चल रही है, ठीक. अब ए में अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड. एस में -1 करेंगे तो आर, एच में -1 करेंगे तो जी, एम में -1 करेंगे तो एल, आई में -1 करेंगे तो एच एंड आर में -1 करेंगे तो क्यू. तो ये हमारी -1 की सीरीज चल रही है. तो जैसे इस वाले में -1 की सीरीज चली है, वैसे लखनऊ वाले में भी -1 की सीरीज चलेगी. तो एल के पहले क्या आता है के, देन यू के पहले टी, सी के पहले बी एंड के पहले जे एंड हाँ एन के पहले एम, ओ के पहले एन, डब्ल्यू के पहले वी. तो जहाँ पर हमारा के टी बी जे एम एन वी होगा वो हमारा सही हो जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट एक्सप्लेन्स हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. यह बताता है कि शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं या अनुवीक्षण और नियंत्रण कैसे करते हैं. तो अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए. जैसे कॉग्निटिव क्या होता है, यहाँ पे आया है ना कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कि कोई भी जो लर्नर है या फिर जो भी मॉनिटरिंग जो उसकी कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें एक कॉग्निटिव प्रोसेस है क्या. तो कॉग्निटिव का मतलब होता है, ये जो कॉग्निटिव है एक तरीके से कनेक्टेड है आपकी अंडरस्टैंडिंग से, कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं. तो यही है कि इट एक्सप्लेन हाउ लर्नर मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस. तो कोई भी लर्नर किस प्रकार से जो भी उसका कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको मॉनिटर करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है. तो ऑप्शन हमारे मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, मेटाकॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, मेटाकॉग्निटिव लोड और कन्वर्जेंट थिंकिंग. आप हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं. अभिसंज्ञानात्मक नियमन, अभिसंज्ञानात्मक शिक्षुता,
अभिसंज्ञानात्मक भार या लोड, अभिसारी चिंतन। तो इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन वो सही हो जाएगा। मेनली मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन होता क्या है कि इसमें जो भी लर्नर होता है वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है और किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पा रहा है, यही हमारा मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन होता है। और इसी में ही लर्नर के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को, अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस that focuses on a single question that is not directed towards general question is called। कह रहे हैं किसी विशिष्ट समय और स्थान पर किया जा रहा अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, किसी ऐसे एकल प्रश्न पर केंद्रित होता है जो सामान्य प्रश्नों की ओर अनुस्थापित नहीं होता है, वह कहलाता है। कि कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी प्लेस पे, तो वो क्या करता है कि एक सिंगल क्वेश्चन पे फोकस करता है, ना कि कुछ जनरल क्वेश्चन पर फोकस करता है। तो इस प्रकार की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसर्च, एथिकल रिसर्च, स्पेसिफिक रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमसे कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक प्लेस पे हो रही है, ठीक, और किसी एक सिंगल क्वेश्चन पे हो रही है। तो जब भी सिंगल क्वेश्चन की बात हो, क्या है, स्पेसिफिक हो रही है, क्या हो रही है, एक स्पेसिफिक हो रही है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक रिसर्च, वो हमारा सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ whom। कह रहे हैं कि जो हंटर कमीशन है किसके मस्तिष्क की उपज थी। तो इसमें ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड डफरिन। तो अब मेनली हंटर कमीशन की जब भी बात आती तो मेनली दो हंटर कमीशन फॉर्म की गई थी, एक थी 1882 में, एक थी 1919 में। एक सेकेंड, हाँ, एक थी 1919 में। ये 1882 वाली थी, यही हमको यहाँ पर पूछी गई है। यही जो 1882 वाली है ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। वही इंडियन इसी को हम लोग इंडिया फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक। और जो 1919 वाली थी वो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके बाद गठित हुई थी। तो अब ये जो हंटर कमीशन जिसकी बात हो रही है, जो कि 1882 में इस्टेब्लिश करी गई थी, इसके जो मेन हेड थे वो सर विलियम हंटर थे, और इसको अपॉइंट किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ये हेड मतलब इसकी जो प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के, जिन्होंने प्रिसाइड किया था, वो थे हमारे सर विलियम हंटर। लेकिन अपॉइंट किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और मेनली 1882 में समथिंग इसको अपॉइंट किया था, 1883 या समथिंग में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसका इस कमीशन का सिर्फ एक काम था कि कंट्री की जो भी एजुकेशनल सिचुएशन उस समय चल रही थी उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और कुछ रिफॉर्म के लिए कुछ बहुत सारी रिकमेंडेशंस दें। और इन्होंने कुछ बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी जिनको आगे चल के अडॉप्ट किया गया। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको वीडियो कैसे लगी है प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।